तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज मैं आप सभी को अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा याद दिलाऊंगा जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते मेरे साथ हुई इस घटना को और भी करीब से। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सिलसिले में कई बार बाहर गया हुआ था। दरअसल मेरी एक दुकान थी, हम सभी उस दुकान पर काम करते थे और हम सभी उस दुकान के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग थे जो मुझे उस जगह पर लेकर गए थे। हमारी एक अर्जेंट मीटिंग भी थी, हमारे पास एक गाड़ी भी थी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो दुकान थी वो शहर के एक ऐसे मेन रोड पर थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती थी और दुकान भी हमारी बहुत ज़्यादा चलती थी। हमारी दुकान की मशहूरता तो उस पूरे शहर में फैली हुई थी, जिस वजह से हमारा काफ़ी बोलबाला था। इसलिए हमें नए ज़माने की एक नई मशीन लाने के लिए जाना पड़ा। उस दिन जब तक हम मीटिंग को अटेंड कर पाते तब तक हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और उसके बाद जब हम सभी उसमें मीटिंग को अटेंड करने के बाद वापस लौटने लगे तब हमें पता चला कि अब तो मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और हमें कल की मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और आज पूरे दिन हमें यहीं पर रुकना होगा। रात में भी रुकने की सुविधा करनी होगी। ऊपर से क्या था कि हमें आज अपनी दुकान में नए सामान को डिलीवर करवाना था, इसलिए आज के आज ही हमें मीटिंग ज्वाइन करनी थी। फिर मैंने सोचा कि अब तो कल पर ही सब कुछ डिपेंड कर देते हैं। यही सोचकर मैंने अपने सभी सहकर्मियों को बोल दिया कि हम कल की मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे और आज रात हम यहीं पर एक कमरा लेकर ठहर जाएंगे। फिर हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मैं वहीं पर अपना एक अलग रूम लेकर रहने लगा। मेरे बाकी सहकर्मी अलग रहते थे, हालांकि किराया तो बहुत ज़्यादा था लेकिन इसके बावजूद भी हमें वहाँ पर रहना पड़ा। फिर उसके बाद मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खिलवाड़ हुआ जो ना केवल एक खिलवाड़ था बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया। एक ऐसा भयानक पार्ट जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मीटिंग ज्वाइन करते समय मेरे रूम के सामने से एक काली बिल्ली गुजर गई थी। कमरे के सामने से उस काली बिल्ली को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हंसने लगा था। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि मेरे हंसने की आवाज़ इधर उधर गूंजने लगी। मैं उस काली बिल्ली पर हंस रहा था जिसे लोग अशुभ मानते हैं, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी टोटके पर विश्वास ही नहीं किया था। सभी चीज़ें मेरे लिए तो लोगों के दिमाग का भ्रम होती थी और लोग सिर्फ काल्पनिकता को ही हकीकत मानते थे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जिंदगी के समय का चक्र फिर से उल्टा घूमता है तो जिंदगी के सारे इरादे उलट जाते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी मुझे पूरी तरह से भयभीत कर देगी या फिर यूँ कहें कि मेरे दिल के अंदर डर का एक अलग स्थान बनाकर रख देगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर उस काली बिल्ली की तरफ मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकला था तो मेरे सहकर्मी ने मुझे बताया था कि जब काली बिल्ली को हम अपने सामने से गुजरता हुआ देखते हैं तो हमें एक बार अपनी चप्पल खोलकर वहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा काम सिद्ध नहीं होता। मैं अपने सहकर्मियों की बात पर हंसने लगा और अपने पैसों के घमंड में आकर बोला, अरे यार तुम लोग चिंता मत करो, आजकल दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, इन टोटकों में कुछ नहीं रखा है। इतना कहकर हम सभी आगे जाने लगे और उस वक्त शायद सुबह के 5:30 बज रहे थे और साथ ही हल्का हल्का अंधेरा तो अभी तक छाया हुआ था। दरअसल मीटिंग का टाइम 8 बजे का था और वो मीटिंग 8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक चलने वाली थी। मीटिंग के दौरान हमें एक दिन भर में काफ़ी छुट्टी भी मिलने वाली थी। कहते कि इंसान की ज़िंदगी में बुरा समय तो ज़रूर आता है, लेकिन मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी कि अब बस कुछ चंद घंटों के अंदर ही मैं अपना पूरा समय देख लूँगा। जिन बातों को मैंने अपने मजाक के तौर पर बोल दिया था वो बातें बहुत ही जल्द मेरी ज़िंदगी के लिए घातक सिद्ध होने वाली थी। और उस दिन हम किसी तरह मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए और जैसे मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया तो उसके अंदर हमसे कई सवाल पूछे गए, जैसे कि कंपनियों का प्रमोशन कैसे किया जाएगा और काफ़ी सारे आइडिया बताए गए। ऊपर से कंपनी ने हमें कुछ डिस्काउंट देने के बारे में भी बताया था। मुझे ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और उस दिन मेरी डील भी लगभग पक्की हो गई थी। डील के कंप्लीट हो जाने के बाद अब वक्त हो गया था फिर से अपने इलाके में लौटने का, यानी कि अब मैं फिर से अपने इलाके में जाने वाला था जहाँ पर मेरी दुकान का बोलबाला था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था
और उसके बाद हम एक होटल में रुके और होटल में हमने एक कमरा बुक करवाया। काफ़ी देर रात तक हम उसी रूम के अंदर रुके रहे, लेकिन फिर हम सभी को पता नहीं ऐसा क्या जच गया कि हम सभी वहाँ से वापस निकलने लगे। हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़े। वहाँ के होटल मैनेजर ने हमें रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी की और हमने किसी की बात भी नहीं सुनी। कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी हाईवे पर जाकर तेज़ स्पीड में चलने लगी, लेकिन वो तेज़ स्पीड बस कुछ ही देर की थी, क्योंकि उसके बाद हमारी गाड़ी की बढ़ती हुई तेज़ स्पीड ने अचानक ही अपने अंदर धीमापन ले लिया, क्योंकि गाड़ी के टायर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें लगा कि हम तो फंस गए हैं। ऊपर से अब मेरा तो माइंड ख़राब होता जा रहा था और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। गाड़ी को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हमारा दोस्त नीरज अब गाड़ी के हैंडल से कंट्रोल खो बैठा था। तभी नीरज ने बताया कि गाड़ी को उसने ब्रेक लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन गाड़ी का ब्रेक लगने को तैयार ही नहीं है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर और भी ज़्यादा घबरा गया था और उसके बाद ना चाहते हुए भी हमारी गाड़ी इधर से उधर डगमगाने लगी। फिर कुछ देर के बाद ही गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी इतनी ज़ोर से टकराई थी कि मेरा सर सीट से टकरा गया और सीट से टकराते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन फिर जब मेरी आँख खुली तो इस बार मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ एक लंबा पेड़ नज़र आ रहा था और हम सभी उसी पेड़ के बगल में थे। मेरे 3 दोस्त भी जो मेरे सहकर्मी थे वो भी बुरी हालत में थे। अभी मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी कि साला गाड़ी के अंदर ऐसा क्या हुआ जो उसका ब्रेक फेल हो गया, क्योंकि गाड़ी तो मैंने कुछ दिन पहले ही नई परचेज़ की थी। दिमाग में काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन इन सवालों को जानने से पहले मुझे अपने दोस्तों की सहायता करनी थी। इसलिए मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसे पकड़कर उठाने लगा। तभी मैंने देखा कि उन सभी के जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। सभी के जिस्म के अंदर से खून बह रहा था और खून इतना ज़्यादा निकल गया था कि वहाँ की ज़मीन लाल हो चुकी थी। फिर मैं नीरज के पास गया तो मैंने देखा कि वो तो उठकर बैठ गया था और उसके शरीर पर इतनी ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी। शायद गाड़ी टकराते वक्त वो नीचे कूद गया होगा। और उसके बाद नीरज को मैंने हाथ लगाया और कहा, भाई तू ठीक तो है ना? तभी नीरज ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाया और तब जाकर मुझे लगा कि चलो यहाँ सब कुछ ठीक तो है। फिर उसके बाद मैं उन सभी सहकर्मियों के पास पहुँचा जो अपनी गंभीर हालत में थे। फिर मैंने उन्हें उठाया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें चोट कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। ऊपर से मेरा एक पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैंने अपने एक पाँव को हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर अब फ्रैक्चर हो चुका है। कुछ देर तक तो मैं अपने सारे सहकर्मियों को उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उनको उठा ही नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि सड़क पर जाता हूँ और किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं और नीरज हम दोनों सड़क पर पहुँचे और आने जाने वाले गाड़ियों के सामने अपना हाथ दिखाने लगे। यहाँ तक कि नीरज तो एक बार सड़क के बीच में खड़ा हो गया था, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उस सड़क के ऊपर कोई भी गाड़ी वाला इंसान को बकस नहीं रहा था। वो गाड़ी की स्पीड के साथ आगे ले जा रहा था। अगर कोई भी बीच में आ जाता तो उसे टक्कर लगकर उसकी मौत होना तय थी। काफ़ी देर इंतज़ार करके हमने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी रोकने को तैयार ही नहीं था। फिर थक हार कर मैं वापस से अपने दोस्तों की तरफ लौटा। अब तो मेरे दिमाग ही पूरा घूम गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। उसके बाद जब मैं वापस से वहां पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे दोनों दोस्त अब वहां से गायब हो चुके थे। एक पल के लिए तो मेरा दिमाग ही खिसक गया था। जिन लोगों की हालत उठने की नहीं थी वो अचानक ही वहाँ से गायब कैसे हो गए। मैं समझ गया था कि यहाँ किसी और ही चीज़ की गड़बड़ है और अब तक तो मेरा पूरा सर दर्द से कराहने लगा था। फिर उसके बाद मैं उन्हें ढूंढने के लिए अपने दोस्त को आवाज़ देने लगा। मैंने नीरज को अपने पास बुलाया और हम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। हमने देखा कि वहाँ पर किसी के घसीटने के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी आदमी को यहाँ से पकड़कर घसीटा गया हो। कुछ देर तक तो हम उस निशान का पीछा करते रहे और उसके बाद जब काफ़ी देर तक उनका पीछा करने के बाद भी ठीक जगह तक नहीं पहुँच पाए तो मैं तो पूरा टेंशन में डूब गया। सारी चीज़ें मेरे समझ से बाहर हो रही थी और मेरा पूरा मूड खराब हो गया था। तभी मेरी नज़र सामने की तरफ नजर आने वाले एक पेड़ पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा दोस्त सुमित उस पेड़ के ऊपर लटका हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी सांसें अभी तक चल रही थी, तो इतना तो कन्फर्म था कि अभी तक वो जिंदा है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस पेड़ की शाखा इतनी ज़्यादा सीधी थी
कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस पेड़ पर जाने के काबिल नहीं हुआ। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं वापस से फिसलकर ज़मीन पर ही पहुंच जाता। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद मेरा दोस्त नीरज आगे आया और उसने कहा, भैया आप ठहरो, मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसके बाद जैसे उसने पेड़ पर चढ़ाई करना शुरू किया तो वो धीरे धीरे करके उस पेड़ के ऊपर पहुँच गया। तो मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर हमारा जो दोस्त लटका हुआ था, तो उसके हाथ और पैर दोनों छिले हुए थे और उनसे खून निकल रहा था। हमने उसे उतारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जैसे हम उसे उतारने की कोशिश करने लगे कि हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे हम उसे नीचे उतारने की कोशिश करेंगे तो वो शाखा से नीचे गिर जाएगा। अब हम दुविधा में फंस गए थे। इसी बीच हम अपने चौथे दोस्त को भूल गए और फिर इसी बीच मुझे अपने एक दोस्त की कराहने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी कोने में बैठकर दर्द के मारे चीख रहा है। पहले तो मैंने अपने आजू बाजू में देखा, लेकिन अफसोस मुझे वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आया। उसके बाद मेरे दोस्त ने किसी तरह सुमित को नीचे उतार लिया और जैसे नीरज ने सुमित को नीचे उतारा तब मुझे भी चैन की सांस मिली। लेकिन अभी वो दर्द की कराहने की आवाज़ हमारे करीब से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा वो बचा हुआ दोस्त भी हमारे आजू बाजू में ही है। बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद हमको अपना दोस्त नज़र आया। दरअसल वो कुछ पत्तों के नीचे छुपा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे वहाँ जानबूझकर गाड़ दिया है। मैं और नीरज जल्दी से भागते हुए उसके पास पहुँचे तो उसकी हालत भी बद से बदतर हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसके चेहरे से खून निकल रहा था। मैंने अपने उस दोस्त का हाथ पकड़ा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो उसी तरह से पड़ा रहा। मैं काफ़ी देर तक अपने दोस्त को हिलाता रहा, लेकिन वो सिर्फ दर्द भरी चीख ही निकाल रहा था। मैंने और नीरज ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो उठ नहीं पाया। उसके बाद जब हमने अपने अगल बगल में ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि हम जिस जगह पर मौजूद थे वो कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। वहाँ पर चारों तरफ बहुत गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और उसके साथ ही वो दिखने में किसी घनघोर जंगल की तरह लग रहा था। मकड़ियों के जाले एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लटके हुए थे। ऊपर से एक चीज़ और भी थी जो उस वक्त हमारे लिए नोट करने के लायक थी। वो ये थी कि जिस जगह पर हम मौजूद थे वहाँ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हमें उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ पड़ी हुई नज़र आ रही थी और ऐसा भी नहीं था कि वो किसी जानवर की हड्डियाँ हैं, बल्कि वो इंसानों की हड्डियाँ थी। और उसके बाद जो हुआ वो सच में हमारे रोंगटे खड़े कर देने लायक था। उसके बाद मैं और नीरज अपने दोनों दोस्तों को एक जगह करने के बाद अब हम चारों एक जगह पर तो हो गए थे, लेकिन फिर हमें किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी और ये कदमों की आवाज़ किसी हल्के कदमों की आवाज़ नहीं थी। लकड़ियाँ ऐसे टूट रही थी मानो जंगल के अंदर कोई गाड़ी चल रही हो, या फिर यूँ कहें कि किसी गाड़ी का बड़ा टायर लकड़ियों को तोड़ रहा हो। मैंने एकदम से अपने आजू बाजू में देखा तो पहले तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बाद पेड़ पौधे हिलने की आवाज़ से मुझे ये साफ जाहिर हो गया था कि हमारे आजू बाजू में कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है, बल्कि कोई विशाल जानवर है। तभी सुमित ने कहा, वो एक ब्रह्म राक्षस की तरह दिखने वाला जीव है जो हम दोनों को पकड़कर यहाँ पर लाया था, और वो हमें चेतावनी देते हुए बता रहा था कि अगले 2 घंटे के अंदर तुम दोनों का शरीर मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, यानी कि वो हम दोनों को जिंदा खाना चाहता है। दोस्तों ये सुनकर तो मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून जमने लगा और इसी बीच उस जगह पर उस राक्षस की एंट्री हुई, जिसे देखकर मैं तो पूरा थर थर काँपने लगा। दरअसल मैंने देखा कि लंबे लंबे नाखून, लंबे कद काठे और दिखने में बहुत ही विशाल सा जीव, जिसके नाखून लंबे लंबे थे और उसके दांत उसके जबड़े से बाहर निकले हुए थे। ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, बल्कि कोई राक्षस ही था, जिसका शरीर एकदम काला था। अंधेरा होने के कारण उसके सफ़ेद दांत और उसका जबड़ा तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर की गंदगी मुझे अभी भी ठीक से दिख नहीं रही थी। इसीलिए मैं अभी भी उसे हल्के में हाँक रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ से आसानी से बचाकर निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई जब मैंने उस लंबी कद काटे वाले भयानक जीव को एक पेड़ को उखाड़कर दूसरी तरफ फेंकते हुए देखा। दरअसल मेरी आंखों के सामने उसने एक पेड़ को उखाड़ दिया। शायद वो सूखा हुआ पेड़ था तो उसे उखाड़ने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब इतना तो साफ जाहिर हो गया था कि ये एक राक्षस है और राक्षस को सिर्फ खून की बू आती है, इसलिए वो इंसान का पीछा करता रहता है। मुझे इतना तो पता चल गया था कि अगर मैं अपने दोस्तों को यहाँ से बचाकर निकालने की कोशिश करूँगा तो ये भयानक जीव अपनी नाक की बू से हमारा पीछा करता ही रहेगा। ऐसे में मुझे कुछ देर के लिए यहीं पर ठहरना चाहिए।
इसलिए हम सभी एक पेड़ की जड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उस पेड़ का आकार बहुत ही ज़्यादा घना था, तो हम उसके पत्तों के आड़े बैठे हुए थे और इसलिए हम वहाँ पर किसी को नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि हम तो बाहर का नज़ारा देख सकते थे, लेकिन बाहर वाला जीव या फिर बाहर कोई भी हमें देख नहीं सकता था। इसलिए हमें थोड़ी तसल्ली थी, लेकिन वो तो एक राक्षस था, तो हमें कभी भी फील कर सकता था या फिर इंसानों की बू सूंघते हुए हमारे पास आ सकता था। उस वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी मेरे दोस्त ने मेरे कान में कहा, अगर हमें इस राक्षस से बचना है ना, तो एक साथ हमें मुंह से मंत्रों का उच्चारण करना होगा और फिर हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें अपने दोनों दोस्तों का सहारा लेना होगा जो बुरी तरीके से घायल हैं। नीरज की बात कहीं ना कहीं ठीक थी, लेकिन उन दोनों की हालत तो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि अब वो फिर से अपनी आँख बंद कर रहे थे। ऊपर से यहाँ आजू बाजू में हमें किसी अस्पताल का भी कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में हम उनको अस्पताल भी कैसे लेकर जाते? अगर कंधे पर लांग कर उन्हें ले जाने की कोशिश करते तो फिर वो राक्षस हमारे सामने बैठा होता। हमें तो कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने नीरज को एक ऑप्शन बताया कि हमें किसी भी तरह उस राक्षस का ध्यान भटकाना है। पता नहीं हम किस जंगल में पहुंच गए थे। शायद उस होटल वाले मैनेजर ने ठीक ही कहा था कि आज रात यहीं पर ठहर जाओ, आगे का रास्ता आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हम उस आदमी की बातों को भला कहाँ मानने वाले थे। हम तो अपनी जिद पर अड़े थे। मैंने अपने पूर्वजों से इस बात को तो सुना था कि जब हम आग से जली हुई लकड़ी को लेकर उस शैतान के सामने आते हैं तो वो राक्षस खुद पे खुद ही अपने कदमों को पीछे हटा लेता है। और इस बार मैंने अपने दिमाग में कुछ आइडिया स्थापित कर लिए थे। पहले तो मैंने अपने दोस्त से लाइटर मांगा जो हम सिगरेट पीने के काम में लेते थे, और फिर किसी तरह डरते सहमते जब मैं उस जंगल के अंदर मौजूद लकड़ियों के पास पहुंचा तो मैं उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, क्योंकि अब किसी भी हालत में मुझे वहां पर आग जलानी थी और उस राक्षस को भयभीत करना था। उस राक्षस को रोकने का एकमात्र रास्ता था कि हमें आग जलानी है, और आग जलाने के बाद वो राक्षस खुद ही हमसे दूर चला जाता। किसी तरह लकड़ियां तो इकट्ठा कर ली, और उन्हें इकट्ठा करने के बाद हमने धीरे धीरे आग जलाने की कोशिश की। हमें डर तो लग रहा था कि कहीं ये आग जलने से पहले ही वो हमारे पास ना आ जाए। अब तो मुझे भी अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि काश मैं उस होटल वाले आदमी की बात मान लेता। खैर, अब जो हो चुका था उसे तो टाल पाना हमारे बस में नहीं था, लेकिन अब हम अपनी गलती को सुधार सकते थे। हमारे दोस्त तो बुरी तरह से घायल पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि अगर उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया तो उसके बाद उन दोनों की हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। किसी भी तरह से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना ज़रूरी होगा, लेकिन पहले हमें उस राक्षस से पीछा छुड़वाना था। हमने कुछ लकड़ियों को आग लगा दी, और आग लगने के बाद जब उसकी आवाज़ इधर उधर गूंजने लगी तो अचानक ही वो राक्षस भी एकदम से सामने वाले पेड़ के नीचे आ टपका। इस बार उस हल्की हल्की आग की रोशनी में मुझे उस राक्षस का पूरा जिस्म सही से नजर आ रहा था। उसके शरीर पर कोई लिबास नहीं था, वो बस काले बालों से लिपटा हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस राक्षस को देखकर मेरा दिल दहल रहा था, और उस वक्त मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं ज्यों का त्यों उसी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी मुझे उस राक्षस की परछाई वहीं पर नजर आ रही थी, यानी कि वो राक्षस इतनी जल्दी से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। हालांकि हम सभी के आजू बाजू में आग चली हुई थी, तो वह हमारे पास तो नहीं पहुंच पाया। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी मुझे उस राक्षस की परछाई वहीं पर नजर आ रही थी, यानी कि वो राक्षस इतनी जल्दी से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने हिम्मत करके एक लकड़ी को उठाया और अपने कांपते हुए हाथों के साथ उस राक्षस की तरफ फेंक दिया। उस लकड़ी के उस तरफ देखते ही वो राक्षस डरावनी आवाज़ में दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरे साथ साथ हम सभी दोस्तों के शरीर में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो राक्षस एकदम से वहाँ से गायब हो गया, और ये देखकर हम सभी हैरान थे। उसके बाद हमने सोचा कि हम अपने हाथ में आग की मसाल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे हमने वहाँ से उठने की कोशिश की तो हमें एक एहसास होने लगा कि अब तक हमारे आजू बाजू में कोई तो है जिसका हमें सिर्फ एहसास हो रहा है। और मैं पूरे तरीके से पक्का था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस है, और अब हमें उस ब्रह्म राक्षस से बचकर ही रहना है। फिर मैंने सोचा कि एक बुरी मौत मरने से तो अच्छा है आज रात अपने दोस्तों को यहीं तड़पने देता हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। जब तक हम किसी हेल्पलाइन सेंटर को कॉल मिलाने की कोशिश भी करते तो वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। जंगली इलाके में अब नेटवर्क भी कहाँ से आता। फिर उसके बाद हमारा एक दोस्त बार बार अपने हाथ में आग से जली लकड़ी ले जाता और लकड़ियों को उठाकर आग के ढेर में डाल देता, और हम इसी तरह रात के 4 बजे तक वहीं पर बैठे रहे।
उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ पर कुछ लकड़हारे पहुँचे और जब उन्होंने हमें जंगल के बीचों बीच इस हालत में देखा तो उन्होंने तुरंत ही हमें उठाया और बगल के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। उन लकड़हारों ने मुझे बताया कि इस जंगल के अंदर रात होते ही एक राक्षस का साया मंडराता है। इस राक्षस का भय इतना ज़्यादा फैल गया है कि इस हाईवे के करीब से गाड़ियाँ तक नहीं गुजरती। फिर उसके बाद मैंने खुद ही उस राक्षस के बारे में ज़्यादा ही इतिहास जानना सही नहीं समझा और फिर अपने दोस्तों को भर्ती करवाया। मुझे भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, इसलिए मैं भी अपने बदन पर पट्टी करवाने लगा। उसके बाद हमें 3 दिन के बाद वहाँ से छुट्टी मिली। सारी घटना हमने अपने घर वालों को बताई और इसी बीच वो डील भी कैंसिल हो गई। लेकिन उस भयानक घटना ने मुझे काफ़ी हद तक डरा दिया था। अब सड़क से गुजरते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक अजीब सा डर लगता है और खासकर तो मैं रात में अब सफ़र ही नहीं करता। जहाँ कोई काम होता है तो वहाँ मैं अपने कुछ लोगों को भेज देता हूँ और ऐसा बहुत कम बार होता है जब मैं रात में सफ़र करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तो मैं आपका दोस्त धीरेन अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।